हेलो एंड वेलकम टू आईएमएस एकेडमी। चलिए बच्चे, आज हम बात करने वाले हैं फिजिक्स का एक सबसे टफ चैप्टर जो बच्चों को काफी दिक्कत करता है, जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। आप लोगों के हाफ ईयरली एग्जाम भी सभी स्कूलों में होने वाले हैं और बच्चों को सबसे ज्यादा जो डिफिकल्टी आ रही है वो इसी चैप्टर के अंदर आ रही है। और सभी के मोस्ट ऑफ द स्कूल में जो बच्चे हैं उनके जो अभी हाफ ईयरली का सिलेबस है उसमें इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर आ रहा है। और बच्चों का जो कमेंट था वो यही था कि सर इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर करा दीजिए क्योंकि ये चैप्टर काफी टफ है और इसमें दिक्कत आ रही है। तो इसमें एज सच दिक्कत जैसे कोई बात ही नहीं है बच्चों। इसमें क्या है, मेनली आपको फॉर्मूला में दिक्कत आती है, न्यूमेरिकल्स में दिक्कत आती है। लेकिन आज हम अपने इन कॉन्सेप्ट को लेकर इस चैप्टर को बहुत ज्यादा आसान बना देंगे। सबसे पहले बात करते हैं इस चैप्टर के नाम से ही, जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। क्या होती है इलेक्ट्रिसिटी? इलेक्ट्रिसिटी इज द फ्लो ऑफ चार्ज। अगर सिंपल सी मैं बात बोलूं आपको, तो अभी आप जहां बैठे हो, जिस रूम में बैठे हुए इस वीडियो को देख रहे हो, तो वहां पे आपका कहीं ना कहीं फैन, एसी, कुछ ना कुछ अप्लायंस ऑन होगा। तो इट मीन्स कि वो इलेक्ट्रिसिटी से चल रहा है। तो लेकिन इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या है यहाँ पे? तो इलेक्ट्रिसिटी का मतलब है कि इट इज द फ्लो ऑफ चार्ज। और चार्ज भी कौन से? इलेक्ट्रॉन्स। क्योंकि जैसे आपने पढ़ा है कि किसी भी एटम के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, लेकिन हमेशा जो मूव करते हैं वो हमेशा इलेक्ट्रॉन करते हैं। और इसलिए इलेक्ट्रॉन एक तरह का चार्ज ही है। तो उसमें कहा गया है कि चार्ज जो है जब वो फ्लो करेगा तो इलेक्ट्रिसिटी वहां पे पाई जाएगी। अब आपके दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन यही आ रहा होगा कि सर चार्ज क्या होता है, हम चार्ज को डिफाइन कैसे करेंगे? तो चार्ज इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एन एटम, इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। चलिए आपको सिंपल शब्दों में समझाता हूं कैसे फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। आप सभी ने एक एक्सपेरिमेंट तो सभी ने करके देखा होगा अपने आप से। आपने कागज के छोटे छोटे पीसीज लिए और एक स्केल को बालों से रब करके उन पीसीज को उस स्केल से अट्रैक्ट करा के देखा, और आपने देखा कुछ टाइम बाद वो उससे चिपक जाते जब आपने उसको बालों से रब किया था स्केल को। तो इसका मतलब वो पीसीज अट्रैक्ट हुए किसकी वजह से? वो चार्जेस की वजह से अट्रैक्ट हुए हैं। तो चार्जेस किसी भी बॉडी की वो इंटरनल प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से कोई भी बॉडी दूसरी बॉडी के साथ या तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दिखाती है या फोर्स ऑफ रिपल्शन दिखाती है। इसे इंटरनल प्रॉपर्टी या इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी भी कहा जाता है। ये फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। फंडामेंटल में ये पाया जाता है कि चार्जेस ज्यादातर आपके दो तरह के होंगे, एक होगा पॉजिटिव और एक होगा नेगेटिव। अगर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की यहाँ पे बात की जाए तो इसमें भी एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी में ये होता है कि जब कभी भी आप लाइक चार्जेस यानी कि पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव को एक साथ रखोगे तो वो रिपेल होंगे, यानी कि एक दूसरे से दूर जाएंगे। जबकि जो अनलाइक चार्जेस है, अनलाइक का मतलब यानी कि दोनों चार्जेस अलग, अगर आपने पॉजिटिव और नेगेटिव को लिया यानी कि एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, तो वो हमेशा क्या होंगे? अट्रैक्ट होंगे। ये इसकी फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। तो ये आपने पहले छोटी क्लासेस में भी समझा है, पढ़ा है, लेकिन आप लोगों को याद नहीं होगा क्योंकि बच्चों आप लोगों के साथ दिक्कत ये है कि आपको जब भी कोई कॉन्सेप्ट समझाया जाता है आपने उसको एक बार देख लिया। जैसे आप में से बहुत बच्चे अभी इस वीडियो को देख रहे हो, आप इसको देखोगे जस्ट और बस फिर इसको करके रख दोगे। आपने समझा कि एक बार वीडियो देख लिया और आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, लेकिन ऐसा नहीं होता बच्चों। आपको क्या करना है कि जब आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आपको साथ साथ या तो ये नोट्स बनाने हैं, इसमें आप कुछ चेंजेस अपनी लैंग्वेज में भी कर सकते हो या एज इट इज कॉपी कर सकते हो, लेकिन नोट्स आपको बनाने चाहिए। जैसे आज मेरे एक स्टूडेंट था, उसको क्या लगता है कि नोट्स बनाना वेस्टेज ऑफ टाइम है, वो कभी भी नोटबुक नहीं बनाता, कोई नोट्स नहीं बनाता। तो लेकिन उसको ये नहीं पता कि नोट्स जब आप बनाते हो तो कहीं ना कहीं वो कॉन्सेप्ट आपकी परमानेंट मेमोरी में स्टोर होने लगता है। तो सुनने से ज्यादा कई बार जब आप उसको लिख लिख के देखते हो तो आपको ज्यादा समझ आता है। तो एक तो आपको नोट्स बनाना जरूरी है। सेकेंडली, बहुत बच्चों का टारगेट होगा कि हमने 90% 95% लाने हैं, लेकिन उसके अकॉर्डिंग आपको मेहनत उतनी नहीं करनी, क्योंकि दिक्कत यह है कि अब बैठे बिठाए तो आपके 95% आएंगे नहीं। लेकिन ये भी नहीं है कि बहुत ज्यादा एफर्ट्स डालने हैं, बस आपको डिसिप्लिन और ऑनेस्ट रहना है अपनी स्टडी को लेके। आपने करना क्या काम है कि जब भी आप कोई काम कर रहे हो, आप इस वीडियो को देख रहे हो तो देख रहे हो तो इस पे ही फोकस करो, ये नहीं कि साथ में 10 चीजें और कर रहे हो। सेकेंडली, करने के बाद फिर आप इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करके देखो, और फिर एक बार वीडियो को देखने के बाद रिपीटेडली 2-3 दिन के गैप में आप उसको बार बार देखो, तब जाके आपको कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर होता है और आपको वो समझ में आ जाता है। तो ये चीजें आपको करने की जरूरत है। अगर आप ऐसा करोगे तो 95 स्कोर करना है, 95 90% करना है, इट्स नॉट अ बिग टास्क। चलिए, अब आते हैं एसआई यूनिट पे। एसआई यूनिट की अगर हम बात करें तो आपने क्या करा, आपने 9th क्लास में भी बहुत सारी क्वांटिटीज पढ़ी, जैसे आपने स्पीड पढ़ा, वेलोसिटी पढ़ा, फोर्स पढ़ा। तो हर एक की एक क्वांटिटी होती है उसको नापने की। जैसे अब अगर आपके पेरेंट्स आपको बोले कि मार्केट से ये दाल ले आओ, तो एक यूनिट तो है ना उसको नापने की, 1 किलो दाल, 2 किलो दाल, तो केजी इज द एसआई यूनिट। अगर वहां पे यूनिट ही नहीं होगी तो आपको कैसे पता चलेगा कि कितना लाना है? तो दैट्स वाई फिजिक्स के अंदर हर एक पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी की एक यूनिट है उसको नापने की। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो यूनिट है नापने की चार्ज को, वो है
कूलाम। कूलाम जो है इसकी एसआई यूनिट होती है, यहाँ लिखा हुआ है कूलाम इज द एसआई यूनिट ऑफ द चार्ज। और यहाँ पे सबसे पहले हम बात करें तो एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन भी होती है कि चार्ज को रिप्रेजेंट किस सिंबल से किया जाता है, दैट इज क्यू या स्मॉल क्यू। लेकिन अभी आपकी 10th क्लास में ज्यादातर आप कैपिटल क्यू ही देखोगे। तो चार्ज को रिप्रेजेंट करने का जो सिंबल होता है वो क्यू होता है, तो आपको ये याद रखना है। और इसको नापने की जो यूनिट होती है दैट इज कूलाम। कूलाम को कैपिटल सी से रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे कि अगर हम बोले कि Q इज इक्वल टू 2 कूलाम, तो यानी कि चार्ज जो है वो 2 कूलाम है। कूलाम वाज द नेम ऑफ साइंटिस्ट। जब आप 12th क्लास में आओगे तो ये चैप्टर आपको तब भी देखने को मिलेगा। तो आप देखोगे कि चार्ज जो साइंटिस्ट ने इंट्रोड्यूस कराया था उनका नाम कूलाम था, तो उन्हीं के नाम पर इसकी एसआई यूनिट रखी गई है। तो एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलाम। नाउ चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। अब आपने 9th क्लास में पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन पर भी चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम जिस सिंबल का यूज करते हैं दैट सिंबल इज स्मॉल ई। तो इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करने के लिए आप ई और इस ई के ऊपर एक छोटा सा माइनस लगाते हो, और एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कूलाम। ये आप देख सकते हैं एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज होता है। ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि अभी आगे न्यूमेरिकल्स में हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। तो जैसे आपकी मैथ्स में पाई की वैल्यू फिक्स है, तो ऐसे एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो भी आपका फिक्स है, और ये वैल्यू आपको याद रखनी है। क्योंकि कई बार एग्जामिनर आपको एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 ये लिख के नहीं देगा, ये बाय डिफॉल्ट आपको याद रखनी है। चलिए अब इसमें बात कर लेते हैं कुछ सिंबल्स की जो जो इसमें मेंशन किए गए हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है Q का मतलब क्या होता है, चार्ज। N का मतलब कहीं पे स्मॉल n आएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और E का मतलब क्या होता है, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। अब ये क्यों आया, एक फॉर्मूला है आपका जिसको कहा जाता है Q इज इक्वल टू N इंटू ई, और इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट को क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज भी कहा जाता है। आपको पढ़ने को मिलेगा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब क्या होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, उसकी हम बात कर लेते हैं। जैसे अभी मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया कि आपने कागज के छोटे छोटे पीसेस को जब अट्रैक्ट किया स्केल से तो वो अट्रैक्ट हो गए, लेकिन पहले आपने स्केल को बालों से रब किया फिर जाके वो अट्रैक्ट हुए। तो इसका मतलब कि स्केल पर सपोज करो, अगर मान के चलो स्केल पर अगर बालों से ट्रांसफर हुआ कोई चार्ज, तो उस पर पॉजिटिव चार्ज था, कागज पे नेगेटिव चार्ज हो, दोनों ने अट्रैक्ट कर लिया। द मेन कॉन्सेप्ट इज कि बालों से चार्ज ट्रांसफर हुआ था स्केल पर, वो कितना हुआ उसको निकालने के लिए होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन में एक वर्ड छिपा है क्वांटिटी, जो आपको ये बताता है कि चार्ज की कितनी क्वांटिटी ट्रांसफर हो रही है एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर। उसको निकालने के लिए आप फॉर्मूला यूज करोगे Q इज इक्वल टू एन इंटू ई। Q इज इक्वल टू एन इंटू ई में Q का मतलब होता है चार्ज, N का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और E का मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है, जो हम अभी पढ़े हैं दैट इज 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कूलम। तो अब सिंपल सी ये बात है कि जब कभी भी इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होंगे, क्योंकि आपको पता है प्रोटॉन नहीं ट्रांसफर हो सकते, वो न्यूक्लियस के अंदर एम्बेडेड है। जब भी ट्रांसफर होंगे इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होंगे, तो जब हम ये कहते हैं कि चार्ज ट्रांसफर हुआ तो इट मींस इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन अगर ट्रांसफर होंगे तो वो हमेशा एक एग्जैक्ट नंबर में होंगे, जैसे 2 इलेक्ट्रॉन 3 4 5, कभी भी ऐसे नहीं होगा 4.5 इलेक्ट्रॉन ऐसे। तो यानी कि जब अगर आपको ये पता चल जाए कि 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19, और अगर अब आप इसको सोल्व कर लो तो फाइनली कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ वो निकल के आ जाएगा। इसी कहा जाता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। चलिए अब हमने जब चार्ज पढ़ लिया, अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं जो चार्ज से ही रिलेटेड है, दैट इज जो हमने इस चैप्टर के स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि क्या होती है इलेक्ट्रिसिटी। और इलेक्ट्रिसिटी में हमने पढ़ा कि इट इज द फ्लो ऑफ चार्ज। इट मींस जब चार्जेस फ्लो होंगे तो वी कैन से दैट कि इलेक्ट्रिसिटी इज फाउंड देयर। तो जब चार्ज फ्लो हो रहे हैं तो फ्लो होने की वजह से एक फिजिकल क्वांटिटी अकर होती है, उस फिजिकल क्वांटिटी को कहा जाता है करंट। करंट क्या है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। यानी कि रेट में मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब कभी भी हम रेट वर्ड का यूज करते हैं तो इसका मतलब होता है कि अपॉन में टाइम जरूर आएगा। तो यहां पे अगर लिखा हुआ है द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, तो इसका मतलब है अपॉन में आप टाइम रखोगे, ऊपर लोगे चार्ज। तो यानी कि Q अपॉन टी, एक सेकंड में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है उसी को कहा जाता है इलेक्ट्रिक करंट। तो जब अपॉन में टाइम होता है तो इसको आप या तो ऐसे भी लिख सकते हो कि द चार्ज फ्लोइंग इन 1 सेकेंड, या आप ऐसे लिख सकते हो द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट में ही छिपा है इन 1 सेकेंड। तो द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड द करंट। यानी कि एक सेकंड में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है उसी को इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है। करंट का जो सिंबल होता है वो कैपिटल आई होता है। 1 सेकेंड। करंट का जो सिंबल होता है वो कैपिटल आई होता है। चार्ज का सिंबल हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके, दैट इज क्यू। एंड टाइम का जो सिंबल होता है वो आप लोग पहले से पढ़ते आ रहे हो, स्मॉल टी।
चार्ज की जो एसआई यूनिट होती है वो कूलाम्ब होती है, टाइम की एसआई यूनिट आप लोग बताओ क्या होती है, क्या आप लोग पढ़े हो अभी तक? दैट इज सेकंड। यस। और जो यहां पर हमने करंट की जो एसआई यूनिट हम पढ़ेंगे वो एम्पियर होती है, और 1 एम्पियर इक्वल होता है 1 कूलाम्ब पर 1 सेकंड के। तो यानी कि 1 कूलाम्ब सेकंड जो है वो भी एसआई यूनिट होती है करंट की, लेकिन आप हमेशा इसको इक्वल मान के चलोगे किसके? 1 एम्पियर के, क्योंकि जो एम्पियर एक साइंटिस्ट का ही नाम था, उन्होंने ही करंट को जो है इंट्रोड्यूस कराया था। तो ज्यादातर आप देखोगे कि फिजिक्स में जो एसआई यूनिट रखी गई है वो उसी साइंटिस्ट के नाम पे रख दी गई है। जैसे फोर्स इंट्रोड्यूस कराया था सर आइजैक न्यूटन ने, तो उन्हीं के नाम पर उसकी एसआई यूनिट रखी गई है। तो ऐसे ही जो एम्पियर होती है वो एसआई यूनिट मानी गई है करंट की, और 1 एम्पियर इक्वल होता है 1 कूलाम्ब पर सेकंड के। और याद रखना आपको फॉर्मूला जो होता है वो I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। अब ये कुछ अदर यूनिट्स है, देखिए 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलाम्ब पर सेकंड हम लोग ऑलरेडी पढ़ लिए। 1 मिली एम्पियर, मिली एम्पियर जैसे आप पढ़ते हो ना मीटर, ऐसी छोटी यूनिट है। तो अगर यहाँ पे हम मिली एम्पियर की बात करें तो 10 की पावर -3 एम्पियर होगा यहाँ पे 1 मिली एम्पियर में। ये छोटी यूनिट्स होती है जो न्यूमेरिकल्स के अंदर यूज हो सकते हैं। तो मिली एम्पियर एंड माइक्रो एम्पियर दो आपकी एनसीईआरटी में है जहां से न्यूमेरिकल आ सकता है। माइक्रो एम्पियर अगर आपको दिया तो आपको याद रखना है कि 1 माइक्रो एम्पियर में 10 की पावर -6 एम्पियर होता है। तो इसको आपको याद रखना है, अगर न्यूमेरिकल आएगा तो पहले आप उसको एसआई यूनिट में कन्वर्ट करके तब उस न्यूमेरिकल को आगे सोल्व करोगे। चलिए अब बात कर लेते हैं डिवाइस की। वो कौन सा डिवाइस होता है जो कि यूज किया जाता है करंट को मेजर करने के लिए? बताइए आप लोग, बहुत से बच्चों ने देखा है उस डिवाइस को। यस, दैट इज एमीटर। एमीटर वो डिवाइस होता है जो कि करंट को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। इसका जो सिंबल होता है कुछ इस तरह का होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अब ये जो एमीटर है इसमें ये लाइन लिखी हुई है कि जो एमीटर है उसका रेजिस्टेंस होता है लो। अब आपको सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा रेजिस्टेंस क्या होता है। तो बस अभी के लिए आप ये लाइन याद रखिए कि एमीटर का जो रेजिस्टेंस होगा वो लो होगा, लेकिन क्या होता है रेजिस्टेंस, इसमें हम आगे ओम्स लॉ पढ़ेंगे तब आपको वो समझ में आ जाएगा। अभी के लिए बस आप इतना याद रखना कि करंट जो होता है वो मेजर किया जाता है एक डिवाइस के थ्रू जिसका नाम है एमीटर, और एमीटर का जो सिंबल होता है वो ये, या फिर आप ये वाला भी बना सकते हो, ये एमीटर का सिंबल है। क्योंकि जब आप इसमें सर्किट डायग्राम आगे बनाओगे तो उसमें एमीटर आपको ज्वाइन करने के लिए दिया जाएगा, तब आपको ये सिंबल वहां पे यूज करना है। नाउ एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये भी इस चैप्टर के आगे आएगा। लेकिन आपको याद रखना है कि जो एमीटर को आप कनेक्ट करोगे वो हमेशा सीरीज कॉम्बिनेशन में करोगे। अभी आपको आगे समझ आ जाएगा कि सीरीज कॉम्बिनेशन होता क्या है, लेकिन जब आपको समझ आ जाए तो आपको याद रखना है कि इसको हमेशा आपको किस कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करना है, सीरीज कॉम्बिनेशन में। नाउ डायरेक्शन ऑफ करंट, मोस्ट इंपोर्टेंट। अब हमें समझ आया कि करंट जो है वो फ्लो होगा, उसकी डायरेक्शन क्या होगी? करंट की डायरेक्शन हमेशा अपोजिट होती है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स जिस डायरेक्शन में फ्लो करेंगे करंट हमेशा उसकी अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा। आगे अभी हम इसमें बैटरी पढ़ेंगे तब आपको समझ आ जाएगा। बैटरी को और सेल को रिप्रेजेंट करने का जो सिंबल है वो भी आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी आपको बता देता हूं ये वाला होता है बड़े वाला टर्मिनल पॉजिटिव, छोटे वाला नेगेटिव टर्मिनल। अगर खाली आपने एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव लिया उसको एक सेल कहा जाएगा, और जब आपने एक से ज्यादा सेल ली तो वो बन जाएगी बैटरी। और ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। जो करंट है वो हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ को चलता है, जबकि इलेक्ट्रॉन्स हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव चलते हैं। तो ये बात आपको याद रखनी है, मोस्ट इंपोर्टेंट। चलिए अब बात आ जाती है पोटेंशियल डिफरेंस की, जिसमें बच्चों को बहुत ज्यादा दिक्कत आती है कि पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है। तो पोटेंशियल डिफरेंस का सबसे पहले तो आप सिंबल समझ लीजिए कि क्या होता है। पोटेंशियल डिफरेंस का सिंबल होता है कैपिटल V लिखा हुआ है, एंड वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। अगर आपके पास दो पॉइंट है तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आपको चार्ज को मूव कराना है। तो जब आप चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लेके जाओगे तो वहां तक ले जाने में उस पर कुछ वर्क डन होता है। तो उस चार्ज पे कितना वर्क डन हुआ एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में, वो वर्क डन ही क्या कहलाता है, आपका पोटेंशियल कहलाता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस इज द वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। और इसको अगर आपको ये करके कह दे कोई क्वेश्चन को, डिफाइन वन वोल्ट, क्योंकि जो वोल्ट है वो ऐसा यूनिट है पोटेंशियल डिफरेंस की। तो ज्यादातर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन नहीं आता कि डिफाइन पोटेंशियल डिफरेंस, डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, क्वेश्चन आएगा डिफाइन वन वोल्ट। तो अगर आपने इसको इसकी ऐसा यूनिट में लिया है तो आपको इसको भी इसकी ऐसा यूनिट में लेना पड़ेगा। अब सोच के बताओ याद से कि क्या ऐसा यूनिट होती है वर्क की, जल्दी से बताओ। अगर आपको 9th क्लास का याद होगा, 9th क्लास में आप लोग पढ़े थे। यस, वर्क की जो ऐसा यूनिट हम लोगों ने पढ़ी है दैट इज जूल, और जो चार्ज की ऐसा यूनिट अभी हमने पढ़ी है दैट इज कूलम।
तो जब आपने इसको एसआई यूनिट में लिया तो इसको भी एसआई यूनिट में लोगे तो ये 1 जूल होगा, ये 1 कूलम्ब होगा। तो 1 वोल्ट को आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो कि जब 1 जूल वर्क होता है 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज को ट्रांसफर करने में, तो हम कह सकते हैं कि 1 वोल्ट जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस है। तो लिखा हुआ भी है when 1 joule work is done in moving 1 coulomb of charge from one point to other, we can say that potential difference is 1 volt। पोटेंशियल डिफरेंस की अगर एसआई यूनिट की बात करें, जैसे अभी मैंने आपको बताया वोल्ट होती है, और वोल्ट को भी अगर आप शॉर्ट में लिखोगे, जैसे एम्पियर को आप कैपिटल ए लिखते हो, ऐसे वोल्ट को आप कैपिटल वी लिखते हो। तो बाय डिफॉल्ट इसकी जो सिंबल है क्वांटिटी की, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस का जो सिंबल है वो भी कैपिटल वी है, और इसकी जो एसआई यूनिट है वो भी कैपिटल वी है। तो अगर आपको कोई लिखने को बोल दे कि लिखो कि पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू 220 वोल्ट, तो यानी कि V का मतलब यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है, जिसे आप वोल्टेज कहते हो, ये वही चीज है। और 220 वोल्ट यहाँ पे इसका मतलब होगा वोल्ट, जो कि एसआई यूनिट है। इसको नापने का जो मेजर करने का डिवाइस है वो वोल्ट मीटर कहलाता है। वोल्ट मीटर का सिंबल भी आपका एमीटर के जैसा ही होता है, लेकिन बस उसमें बीच में V लिखा जाएगा, दैट इज वोल्ट मीटर। इसको अभी आगे पढ़ोगे। और ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में जुड़ा होता है। क्या होता है पैरेलल, वो आगे आपको समझ आ जाएगा। और 1 वोल्ट इक्वल होता है आपका 1 जूल पर कूलम्ब के, ये फॉर्मूले से आपका बना है। तो 1 वोल्ट को आप इक्वल मानोगे 1 जूल पर कूलम्ब के। एक बार ये सारा आपको गो थ्रू करना है, सारा समझना है। चीजें आसान है, बस आपको रिकॉल करनी है, इसमें सारी बार बार रिवाइज करनी है, तभी जाके ये चैप्टर आपको समझ आएगा। फिर ये चैप्टर आपको मुश्किल नहीं लगेगा। बट मेन चीज है कि सारी चीजें आप लोग रिवाइज करो। केवल वीडियो देख के ऐसा नहीं है कि आपने साइड में कर दिया, आपको वो कॉन्सेप्ट रिवाइज करने हैं। इसके आगे के कॉन्सेप्ट हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। जुड़े रहिए IMS अकेडमी से। थैंक यू एवरीवन।